अगस्त को महाकार सेवा बुलाई। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का शंखनाद, लाखों सनातनियों को जुटने का दावा। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी। देहरादून के निजी होटल में फिलहाल भाजपा की हाई प्रोफाइल वर्कशॉप शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में दिग्गजों का जमावड़ा वहां पर नजर आया। बैठक में सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को SIR प्रक्रिया की बारीकियां सिखाई जा रही है और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नया जोश फूंकने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और ये बैठक की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय तरुण चुग जी का आज आगमन था। हमारे सभी विधायकगण, मंत्रीगण, सांसदगण और हमारे जो BLA1 हैं, उन सबको हमने बुलाया था। SIR का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है। उसमें अधिकतम मतदाता जो छूट गए हैं वो मतदाता सूची में जुड़ जाएं। उसके लिए फॉर्म 6 ठीक प्रकार से भरा जाए, कैसे भरा जाता है उसकी ट्रेनिंग दी गई। इसी प्रकार फॉर्म 7 जिसमें जो वोट आज भी गलत तरीके से जुड़े होंगे, ऐसे वोटों को काटने के लिए फॉर्म 7 को भरने का एक वहीं पर प्रदर्शन किया गया। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज की बैठक ये भारत के लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग को मदद करने की दृष्टि से ये बैठक थी। SI का प्रथम चरण उन्होंने पूरा कर लिया और सभी विधानसभाओं का आकलन वहाँ पर किया गया, जिसमें सभी विधानसभाओं में हमारे माननीय विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो प्रभारी हैं, 100% काम पूरा किया है। द्वितीय चरण में हम गए हैं। इस प्रकार से नए हम मत बनाए, आपत्तियां दर्ज करें, इन सभी पर चर्चा हुई है। निश्चित ही इस SIR पर हम बूथ तक काम करके जो रिजल्ट, जिस प्रकार हमने देखा होगा बिहार के अंदर, बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई है, उसका परिणाम नजर आएगा 2027 में मोदी जी के मार्गदर्शन में और धामी जी के नेतृत्व में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। देखिए, आज की बैठक संगठनात्मक बैठक थी। इस बैठक में आगामी जो 27 में चुनाव होने वाला है उसको लेकर के ये बैठक थी। मंथन किया गया, विचार किया गया, सभी जिला अध्यक्षों से लेकर के, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों से लेकर के, सभी विधायकगणों से, मंत्रियों से लेकर के ये बैठक की गई है। और उसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी तरुण चुग जी आए थे। हम सबको एक संबोधित किया और मुझे लगता है कि आने वाले 22 की तैयारी के लिए इस प्रकार की बैठकें हम समय समय पर करते रहते हैं और आगामी में भी करते रहेंगे। बैठक एक लिमिटेड टाइम है और पूरे देश में हर बूथ पर जो पात्र वोटर है वो छूटे नहीं और अपात्र वोटर लिस्ट में रहे नहीं, इसको लेकर क्या काम करना है, ये आज बैठक में हुआ। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर मचे घमासान के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर सियासत गर्मा चुकी है। ऐसे में PCC चीफ ने सीएम धामी से उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए बगैर जेब के कपड़ों का ड्रेस कोड जारी करने की मांग की है। गोदियाल ने कहा कि सीएम धामी के मंत्री अपनी जेबें भरने में लगे हैं, जिसे देखकर दूसरे भी यही करने लगे हैं। गणेश गोदियाल के बयान पर तिलमिलाई बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। बिना जेब के कपड़े पहने धामी के मंत्री, गोदियाल के बयान पर बीजेपी बिफरी। मंत्रियों के लिए ड्रेस कोड लागू करे सीएम। PCC चीफ के तंज पर सियासी पारा गरम। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला सामने आने के बाद हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में पुजारियों के लिए बिना जेब वाले कपड़े पहनने की व्यवस्था लागू की गई है, जिस पर छिड़ी बहस के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भी एक ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। गोदियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी को उनके कैबिनेट मंत्रियों के लिए बगैर जेब के कपड़े पहनने का ड्रेस कोड जारी करना चाहिए। गोदियाल ने कहा कि जिस तरह से धामी के मंत्री अपनी जेबें भरने में लगे हैं, उसी को देखकर दूसरे लोग भी अपनी जेबें भर रहे हैं।
गोदियाल ने बीजेपी पर भी तंज कसते हुए कहा कि कुछ ऐसी ही व्यवस्था बीजेपी के पदाधिकारियों के लिए भी लागू करने की जरूरत है, क्योंकि वो भी इसी तरह अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। गणेश गोदियाल के बयान पर कैबिनेट मंत्री खजान दास ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री खजान दास ने कहा है कि पीसीसी चीफ अपनी पार्टी की सरकारों के भ्रष्टाचार को याद करके बौखलाहट में ऐसे बयान दे रहे हैं। उसके बाद राज्य के मंत्रियों की जेब बंद करनी पड़ेगी, और जब ये जेब बंद करने का सिलसिला नीचे तक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जेब बंद करनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले वो अपनी कैबिनेट के लिए ड्रेस कोड जारी करें। जिस ड्रेस कोड में जेब ना हो, जिस ड्रेस में जेब ना हो, पहले वो जारी करें उसके लिए, और उसके बाद सब धीरे धीरे उनका अनुसरण करेंगे। आज अगर लोग जेब भर रहे हैं तो ये भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं, लोग जो जेब भर रहे हैं उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए ये उनकी चिंता जायज़ है। इसलिए अपने कैबिनेट के लिए वो आदेश जारी करें कि वो ड्रेस ऐसा पहने जिसमें जेब ना हो। अपने आप में झांके पहले कांग्रेस, जिनके घर स्वयं शीशे के होते हैं, दूसरे के घर में पत्थर न फेंके। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और गोदियाल जी कब पता नहीं क्या बोल जाए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, परंतु उनको कुछ शब्द ऐसे निकालने चाहिए, सोच समझ करके बोलना चाहिए। मुझे लगता है कि वो नीति कांग्रेस की रही है, इसलिए वो बोल रहे होंगे शायद कि जब जब भी उनकी सरकारें रही है तब तक उन्होंने क्या किया। आपने देखा होगा कितना भर्ती घोटाला इस देश में हुए, वो सब कांग्रेस की देन है। मुझे लगता है कि वो बौखला गए। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है, लेकिन कांग्रेस लगातार जांच पर सवाल उठाकर सरकार और बीकेटीसी को घेर रही है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चढ़ावा चोरी की आड़ में सरकार के मंत्रियों और बीजेपी पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप मढ़ दिया है, जिस पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। गोदियाल के बयान पर राज्य का सियासी पारा और गरमाने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और हरिद्वार से संवाददाता सचिन सैनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ में दान चोरी पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि किसी के पतन का जश्न ना मनाएं और इसका समाधान ढूंढें। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अगर बचपन संस्कारों से सींचा नहीं जाएगा तो इस तरीके की घटनाएं हमें शर्मिंदा करती रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों की ओर से एसआईटी गठित कर कार्रवाई की जा रही है। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। सत्य श्रेयानंद जी महाराज जो आज महामंडलेश्वर बने हैं, उनका बहुत संतों का आशीर्वाद उनको बचपन से मिला है। मैं तो उस समय से जानती हूँ जब उनके माता पिता ने परम पूज्य हमारे पूज्य बहुत वरिष्ठ संत थे तो पूज्य त्यागानंद महाराज जी को दान किया था। उसके बाद इस बच्चे ने बहुत संतों की सेवा की। कभी सेवा में जैसी भी सेवा की जरूरत पड़ी वैसी सेवा की। उस बच्चे को मैं बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और मुझे खुद फोन किया कि दीदी आपको आना है। तो आनंद होता है किसी परिवार में, परिवार की समृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ऐसे ही निरंजनी अखाड़े में एक महामंडलेश्वर के रूप में अखाड़े की एक वृद्धि हुई है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। निसंदेह मैं तो इस पक्ष में हूँ कि मंदिर सरकार के अधीन न रहे। मंदिर तो महात्मा और भक्तजनों के अधीन रहे। सरकार उस पर नियंत्रण रखे, सर ये सरकार ध्यान रखे, लेकिन सरकार का आधिपत्य मंदिरों पर ना हो। सरकार का आधिपत्य मंदिरों पर ना हो। मंदिर तो क्योंकि अन्य क्षेत्र है, वहाँ गौशाला है, गुरुकुल है, पाठशाला है, गरीब सेवा है, अतिथियों की सेवा है, वो तभी संभव है जब वो महात्माओं के पास और भक्तजनों के पास है। नैनीताल की कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और पद्म भूषण सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी का अभिनंदन किया गया और इस मौके पर पहली बार विभिन्न स्कूलों के 38 मेधावी टॉपर छात्रों को भी सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि ये पद्म भूषण उनका व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड का सम्मान है। सन 60 से जुड़ा हो। जब मैंने तभी आगरा विश्वविद्यालय था और अल्मोड़ा कॉलेज में मैंने अपना एडमिशन लिया बीए में, और तब से लगातार जुड़ा हो और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रूप में जुड़ा रहा
राजनीतिक नेतृत्व करना कि जो कांग्रेस है उसको चुरा रहा, तो भाजपा इसको बहुत लगाव है। और ये जो सम्मान है, ये जो वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने सम्मान भगत सिंह कोश्यारी को नहीं दिया है, ये कोई मैंने इनकी तरह से हमारे वीसी साहब की तरह से खोज किया है क्या? उनको तो खोज करने के कारण से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। सभी लोगों को पता है कि भगत सिंह कोश्यारी जी को पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया, एंड भगत सिंह कोश्यारी जी का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन पॉलिटिक्स में या समाज सेवा के क्षेत्र में, वो अद्वितीय है। और उत्तराखंड में उनको वाजपेयी जी के समकक्ष रखा जा सकता है क्योंकि स्वीकार्यता जो है उस लेवल की है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो ये कि भगत सिंह कोश्यारी जी कुमाऊं से बिलोंग करते हैं एंड वो कार्य परिषद के कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मेंबर रहे बहुत बार। तो हमने सोचा कि इतने बड़े शख्सियत का सम्मान करना हम सभी लोगों का धर्म है। ये उनका सम्मान नहीं, ये हमारी अपनी जनता का सम्मान है उनके रूप में। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मसूरी कैंपटी मार्ग पर बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ। जीवन आश्रम से मसूरी बैंड के बीच कई स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त नजर आई, जिससे यात्रियों को परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। वहीं NH 707A के गस्ती बैंड के पास बने वैकल्पिक मार्ग पर भी जगह जगह मलबा और बड़े बोल्डर गिरने से यातायात पूरी तरीके से बाधित नजर आया। NH 707A मार्ग बंद हुआ था। अब खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस ने नकली नोटों के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए पंजाब से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही आरोपियों के कब्जे से नकली नोट, प्रिंटर और एक कार बरामद की गई। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने 4 आरोपियों को 84,500 रुपए की जाली मुद्रा के साथ गिरफ्तार किया था। सुराग के आधार पर पुलिस टीम पंजाब पहुंची और गिरोह के 2 अन्य सदस्यों को मौके से दबोच लिया गया। पूर्व में भी अवगत कराया गया था। 6 जुलाई की ये घटना थी और उस समय यात्रा अपने पीक पे थी। उसी दौरान कुछ यात्री जो कि पंजाब के गुरदासपुर से आए थे और उनके द्वारा यहाँ पे नकली नोट प्रचालन करने का प्रयास किया जा रहा था, जिस इन्फॉर्मेशन पे हमारी पुलिस टीम एक्टिव हुई थी। और इसमें जो 4 अभियुक्त थे, सुरजीत सिंह, टिंकू, सुमित और संजीव, जिनको गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी और इनके पोजीशन से कुल 84,500 की जो फेक करेंसी थी, नकली नोट था, वो बरामद हुआ था और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके और ये अभियुक्त जेल गए थे। पूछताछ के क्रम में ही ये जानकारी मिली कि अमृतसर के रहने वाले पवन और सुरेंद्र सिंह, जो कि इसके मास्टरमाइंड है और इन्हीं के द्वारा ये नकली नोटें प्रिंट की जाती हैं और मार्केट में इसको सर्कुलेट करने का प्रयास किया जाता था। इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम बनाई गई थी और इसमें व्यापक निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इन अभियुक्तों में से 2 अभियुक्त टिंकू और इसका सरबजीत का हमारे द्वारा PCR लिया गया था। जसपुर में बाइक सवार युवक की कार से कुचलकर हत्या किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पुलिस थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा करते हुए नजर आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान, बीजेपी नेता खड़क सिंह सहित कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंचे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। देखिए, एक नितिन नाम का बच्चा है जो 22 साल, जिसकी एज बताई है, उसके बहन ने हमसे, उसको रात किसी ने गाड़ी से उसकी हत्या कर दी क्योंकि दिन में उनकी कोई बोलचाल हुई थी किसी बात को लेकर और उसने उसे धमकी दी थी कार चालक ने कि मैं तुझे शाम तक मार। और जैसा उन्होंने बताया कि उसे घर से बुलाया किसी के द्वारा फोन करके और वो एक्सीडेंट दिखाने के लिए गाड़ी से मारा गया, जो लग रहा है क्योंकि हमारे अभी बीजेपी के कार्यकर्ता आए तो उन्होंने उसकी वीडियो दिखाई तो उनका घर वहीं पड़ता है। वो गाड़ी मार के भागा है और उस गाड़ी पर 2 लोग थे। तो मेरा कहना है कि कानून जो है उसको सजा देगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। बहुत जसपुर के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी कहासुनी में और ये नशे की हालत में उन्होंने आपस में झगड़ा हुआ दिन में इनका और शाम को उसको गाड़ी से कुचल दिया गया। तो आरोपी बचने नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो दफा इसमें रिकमेंडेड करती हैं वो दफा उनको लगनी चाहिए। आरोपी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, यही मैं कहूँगा। हरिद्वार के थाना बहादुराबाद क्षेत्र से दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पति से विवाद के बाद महिला ने मासूम बेटी के साथ नहर में छलांग लगा दी और किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई और फिर विवाद के बाद महिला ने अपनी 1 साल की बेटी के साथ
नहर में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। रानीखेत में द ट्रांस लूप्स अल्ट्रा एंड्योरेंस रन का शानदार समापन किया गया। 48 घंटे में 727 चक्कर लगाकर सोनीपत के गुलाब सिंह चैंपियन बने, जहां सेना के नरसिंह मैदान में आयोजित इस अनोखी 48 घंटे की दौड़ का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ है। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर विजयंत महादिक और श्रीमती मनीषा महादिक ने विजेताओं को इस दौरान सम्मानित किया। 48 घंटे की मुख्य श्रेणी में कुल 6 धावकों ने दम दिखाया, जिसमें सोनीपत के 42 वर्षीय गुलाब सिंह ने सर्वाधिक यानी कि 727 चक्कर लगाकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि पुणे के भूपेंद्र सिंह राजपूत ने 650 चक्करों के साथ दूसरे स्थान पर अपना नाम रोशन किया। मैं जो है यहाँ पर उत्तराखंड में आया हूँ और यहाँ पर नरसिंह स्टेडियम है और यहाँ पर 48 आवर से स्टेडियम रन हुई है, जिसमें मैंने जो है 48 आवर्स क्रॉस करते हुए कंप्लीट करते हुए और 727 लैप कंप्लीट किए। मैंने इसमें 12 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया। मैं रानीखेत में कैंट इंटर कॉलेज में योगा ट्रेनर हूँ और पहली बार मैंने 12 हॉर्स में प्रतिभाग किया है। एक अच्छा अनुभव मिला है ग्राउंड ट्रैक रन का। आगामी सितंबर में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व के मां नंदा देवी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं। मां नंदा सुनंदा की पारंपरिक मूर्तियों के निर्माण के लिए नंदा देवी मंदिर समिति के पदाधिकारी मनीष पाठक के आवास पहुंचे, जहां मूर्ति निर्माण के लिए केले के वृक्षों का चयन किया गया। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि मेले के आयोजनों को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। ये मां नंदा देवी का जो पर्व है और मेला है वो 2026 का कदली वृक्ष इस वर्ष छठी के दिन मनीष पाठक जी पांडेखोला वालों के वहाँ से कदली वृक्ष ले जाए जाएंगे, जिसको पूरा अल्मोड़ा में भ्रमण करते हुए मां नंदा देवी के मंदिर में रखा जाएगा। उसके पश्चात चंद्रवंश के राजा द्वारा माननीय केसी सिंह बाबा के नेतृत्व में यह प्रथा चली हुई आई है और ये कदली वृक्ष का ले जाने का मतलब यह है कि अपनी कुल देवी को एक ओर से इस प्रतिमा को बना के हम अपने साल भर का इस पर्व को मनाते हैं। 2026 के निमित्त आज हम पांडेखोला श्री मनीष पाठक जी के आवास पर जो मां नंदा सुनंदा की मूर्ति निर्माण होता है उसी के चयन के लिए जो कदली वृक्ष का चयन होता है उसी के निमित्त आज हम उनके आवास में मंदिर समिति पहुंची हुई है और केले के खामों का चयन कर लिया गया है, क्योंकि मां नंदा देवी का मेला 16 सितंबर पंचमी के दिन से इसका विधिवत शुभारंभ होगा। 17 सितंबर को सायंकालीन हम इनके आवास पर इनको हम निमंत्रण देने आएंगे और 18 की सुबह करीब 5:30 बजे पूरी मंदिर समिति महिला मंडल यहाँ पर इनके आवास पर पहुँचेगा और इन कदली वृक्षों को पूरे बाजार भ्रमण करते हुए मां नंदा देवी मंदिर तक लिया जाएगा। विगत वर्षों की भांति हर वर्ष उत्तराखंड का जो सबसे लोकप्रिय महोत्सव है नंदा महोत्सव, इसकी तैयारियां शुरू होने जा रही है, जो कि 16 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसी क्रम में पांडेखोला में हम कदली वृक्ष के चयन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं श्री मनीष पाठक जी के आवास में। उनके वहाँ आज हम कदली वृक्षों का जो चयन हो रहा था, जो माँ की इच्छा के स्वरूप आज वो चयन हो चुका है और यहीं से कदली वृक्ष करीब 17 तारीख को हम यहाँ निमंत्रण देने जाएंगे और 18 तारीख की सुबह इन कदली वृक्ष को लेने आएंगे। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इस माँ के जो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि माँ की जो मूर्तियों का जो निर्माण होने जा रहा है जिन कदली वृक्षों से होता है, वो कदली वृक्ष हमारे क्षेत्र पांडेखोला से जा रहे हैं। मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और 17 की साय भी यहाँ आए और 18 की सुबह भी हमारे संग यहाँ से नंदा देवी को चलें। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। फौरन लौट रही हूं कुछ और बड़ी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर। नमस्कार।